नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन पर आज की चर्चा पर चले हैं, इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक बाथम पार्टी के जिला मंत्री हैं, मुक्त बोध पालीवाल हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से अनुपमा शर्मा है, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वरुण त्रिपाठी वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और रवि त्रिवेदी जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। ये कांग्रेस का पैनल है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी पार्टी के मीडिया विभाग के संरक्षक हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष रखेंगे। चुनाव की बेला है, कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं और चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और जो फीडबैक है खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का, वो फीडबैक ये है कि कार्यकर्ताओं में रोष है और उस रोष के चलते चुनाव के समर में उतरना मुश्किल भरा है। और इसीलिए कार्यकर्ताओं को समायोजित करने, कार्यकर्ताओं को खुश करने, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए प्रयास बड़े पैमाने पर शुरू हो गए। और उसी के सिलसिले में विभिन्न जनपदों के जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने जनपदों में ब्लॉक स्तर पर प्रवास कर रहे हैं। क्योंकि 4-4.5 साल का कार्यकाल रहा है अभी सरकार का, उसमें पहली बार प्रभारी मंत्रियों का इतना विस्तृत कार्यक्रम लगा है और ब्लॉक उनका प्रवास हो रहा है, विविध कार्यक्रम है और बहुत व्यस्त कार्यक्रम है पूरे। और इन सरकारी कार्यक्रमों में ही कार्यकर्ताओं की बैठक का भी एक कार्यक्रम जोड़ा गया है। आमतौर पर कार्यकर्ताओं की बैठक बंद कमरे में होती है भारतीय जनता पार्टी की, और एक परंपरा भी है और होनी भी चाहिए और होती भी है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी आज जो प्रभारी मंत्री का कमालगंज दौरा था, कमालगंज दौरे में सारे कार्यक्रम निपट गए। बलीपुर में कार्यक्रमों की समीक्षा हुई, वृक्षारोपण हुआ, CHC का निरीक्षण हुआ, जो लोकार्पण शिलान्यास थे उनके पत्थरों पर से पर्दा हटी। तो ये तमाम से कार्यक्रम थे जो हुए। और उसके बाद में जब बात आई कार्यकर्ताओं के बैठक, तो एक गेस्ट हाउस के खुले हुए बिल्कुल बरामदे जैसे पंडाल में, जिसमें दरवाजे भी नहीं थे, बैठने की समुचित व्यवस्था भी नहीं थी, रोशनी नहीं थी, हवा की व्यवस्था नहीं थी, पंखे नहीं थे, लेकिन जो भी आयोजक थे बैठक के, उन्होंने ऐसे स्थान का चयन किया और वहां ले जाकर के प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बैठा दिया। और बैठा दिया कार्यक्रम, ये बैठक का समय था, बैठक का एजेंडा था, तो बैठक शुरू हो गई। और बैठक शुरू हो गई तो कार्यकर्ताओं ने अपना दर्द उगलना शुरू किया। और उस दर्द के दौरान ही एक श्याम सहयोगी हैं, वहाँ मंडल के मंत्री हैं, उन्होंने दरोगा की शिकायत की। बात ये थी कि दरोगा ने उनकी कोई सिफारिश मानी नहीं, और उसके बाद में ये और उसमें जोड़ दिया गया कि दरोगा ने ये कह दिया सिफारिश न मानने के साथ साथ कि भाजपा क्या होती है। तो ये शिकायत पूरी लगा करके श्याम सहयोगी और उनके साथियों ने मंत्री जी के सामने रखी, रोष था कार्यकर्ताओं में। और उसके बाद में ये शिकायत पुलिस अधीक्षक के पास नहीं भेजी गई, पुलिस अधीक्षक वहां मौजूद भी नहीं थे। ये शिकायत सुनने के बाद में दरोगा जी को उस भाजपा की बैठक में तलब किया गया। दरोगा जी आए और उसके बाद में खादी ने खाकी को डांटना शुरू किया। अजब शानदार कि बिल्कुल फटकार लगानी शुरू कर दी भाजपा नेताओं ने। और जाहिर सी बात है कि
सत्तारूढ़ दल के नेता एक दरोगा और दरोगा को डांटने की स्थिति, दरोगा से ये पूछा जा रहा कि तुम्हें नहीं मालूम भारतीय जनता पार्टी क्या होती है, तुम्हें नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या होती है, ये सवाल पूछे जा रहे। अब दरोगा की समझ में नहीं आ रहा कि ये सवाल आ कहां से गए, ये सवाल आ कहां से गए। उसने तो केवल कोई सिफारिश मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए कि उसके ऊपर टारगेट था। अभी जब लॉकडाउन रहा है उस दौरान चालान काफी टारगेट था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी डीएमएसपी की, उसमें ये बताया जाता था कि इस दौरान इतना रेवेन्यू वसूला गया चालान के द्वारा, और बताया जाता था कि इतना रेवेन्यू वसूला गया चालान के द्वारा। तो ये स्थिति है, और कुल मिलाकर के ये स्थिति हुई कि उस दरोगा की डांट फटकार हुई और आखिर में दरोगा को सॉरी बोलना पड़ा। और सॉरी बोलने के बाद में जाकर के वो मामला थोड़ा शांत हुआ। दरोगा ने कहा कि भाई ठीक है, आगे से ध्यान रखा जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति हुई, और ये स्थिति पहली बार हुई। दरोगा की गलती थी तो ये सारी शिकायत पुलिस अधीक्षक को रेफर नहीं की गई, नेताओं ने खुद ही सारा मामला निपटा लिया। रवि द्विवेदी आज भी आपसे शुरू करेंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम हमने बताया, आप भी लंबे समय से राजनीतिक जीवन में हैं, तमाम सी ऐसी घटनाएं आपके सामने भी आई होंगी, लेकिन जो नेता 3 स्टार बन गए, पीपीएस बन गए, आईपीएस बन गए, और उन्होंने सारा मामला निपटा दिया, तो क्या लगता कि ऐसे में जो खाकी है उसका मनोबल गिरता है, उसे लज्जित होने की स्थिति आती है, और मनोबल तो गिरता ही काम करने का कुल मिलाकर के। तो ये जो मनोबल गिरने की स्थिति है, आज की बैठक में हम उस पर ही चर्चा करेंगे। और हमारा किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, हर जो घटनाक्रम है उसको लेकर ही हमने चर्चा शुरू की है। हमने तो पूरे विवरण में किसी का नाम भी नहीं लिया और नाम नहीं भी लेंगे, कोई भी हम लोग, लेकिन घटना हुई है तो घटना का जिक्र होना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए जब हम लोग प्रतिदिन बुलेटिन में चर्चा करते हैं। रवि जी, ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर वर्दी अपनी ड्यूटी नहीं करती है तो जो हमारे देश में, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है वो कैसे संभाला जाएगा। बात यहाँ आती है कि भाजपा सत्ता के मद में इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि उसको जो उन्हीं के रक्षक हैं या जो देश की रक्षा के लिए हैं, उनको डांटने में, फटकारने में और समाज के अंदर उनको अपमानित करने में, उनको बेइज्जत करने में जरा भी इनको झिझक नहीं है। ये कोई गलत नहीं किया। अगर किसी भी पुलिस वाले ने, किसी भी दरोगा ने अगर किसी से ये पूछ लिया कि आप कौन साहब हैं और आपके गाड़ी के कागज कहाँ हैं, तो उसमें उसने गलती क्या करी। ऊपर से आदेश हैं, एसपी के आदेश हैं या गवर्नमेंट के आदेश हैं कि हमको इस समय मुद्रा चाहिए, हमारे पास आर्थिक स्थिति खराब है, तमाम गाड़ियां रोककर चालान किए जाते हैं, मास्क के ऊपर चालान किए जाते हैं, जिससे ये राशि इकट्ठी होती है और गवर्नमेंट के पास जाती है। अगर वो काम कर रही है और उसने ये पूछ लिया कि मैं किसी भी बीजेपी को नहीं जानता हूं, अगर वो बीजेपी को जानता है तो क्या वो उसे कांग्रेस को भी जानना चाहिए, फिर उसे सपा को भी जानना चाहिए। ऐसा तो वो नहीं कर सकता है कि बीजेपी को जाने और कांग्रेस को, सपा को, बसपा को छोड़ दे, उन्हें ना पहचाने। उसके लिए तो सभी दल बराबर है। वो तो एक अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है, उस कर्तव्य को पालन करने में बीजेपी सत्ता के मध्य में इतनी ज्यादा अपने आपे से बाहर है, वो उसको ये चीज बहुत ही गलत लग रही है कि हम सत्ताधारी हैं और एक खाकी की इतनी मजाल है कि वो हमसे ये पूछे कि तुम कौन हो या तुम्हारी गाड़ी के कागज कहाँ है।
ये तो नेताओं में अपनी नैतिकता होनी चाहिए, ये नैतिकता की भी बात है। अगर भाई आप सत्ता के पक्ष के नेता हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट के या किसी पुलिस वाले ने आपसे कोई कागज मांगे हैं गाड़ी के, तो आपने उसमें परेशानी क्या, आपकी कौन सी उसने बेइज्जती कर दी? ऐसी कोई बेइज्जती नहीं कर दी थी। इससे तो बीजेपी स्वयं अपनी गवर्नमेंट का अपमान कर रहे हैं, उनके मनोबल को गिरा रहे हैं, और इससे बुरी बात और कोई हो ही नहीं सकती है कि सत्ता के पद में लोभ में आप आके अब आपको इस समय कार्यकर्ता याद आ रहा। 4.5 साल तक आपको कोई अपना कार्यकर्ता नजर नहीं आया। अब चूंकि चुनाव सिर पे आ गए हैं, और चुनाव सिर पे आ गए तो आपको कार्यकर्ता की जरूरत है, कार्यकर्ता को आप ढूंढते घूम रहे हैं। अब इस समय कार्यकर्ता भी अपनी भड़ास निकाल रहा है। ये सारी चीजें जो है ये एक भड़ास का परिणाम है और कुछ नहीं है। अब नेताजी भी खुद एसपी बन जाते हैं, खुद सीओ बन जाते हैं, इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनका वो कार्यकर्ता है। ना तो पुलिस से बहुत ज्यादा कुछ कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस की भी उन्हें आगे जरूरत, चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में पुलिस की उनका सहयोग चाहिए, और इधर कार्यकर्ता को भी उन्हें संभालना है। इसीलिए वो खुद अपने को एसपी भी बन जाते हैं, सीओ भी बन जाते हैं, इंस्पेक्टर भी बन जाते हैं, और बन के उस मामले को रफा दफा कर देते हैं। ये गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। इससे तो सत्ता दल में आप रहते हुए आप अपने ही गवर्नमेंट के, अपने ही पार्टी प्रगति को अपमानित कर रहे हैं। इससे घृणित कार्य और कोई नहीं हो सकता है। आवाज बंद है वरुण। माइक ऑफ है, माइक ऑफ, स्पीकर ऑफ। भाई जब आ रही, हाँ आवाज आ रही जी। बोलो भाई जल्दी से। जो आपने विषय उठाया कि बीजेपी की महफिल में दरोगा की सरकार, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप सरकार के ऊपर एक करारा तमाचा है। और देखिए कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में राजस्व की वसूली सबसे बड़े पैमाने पर वाहन चेकिंग के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने की। तो कहीं ना कहीं सरकार जो खाकी है उसे स्वतंत्र होकर और निष्पक्ष होकर कार्य करना नहीं दे रही है ये। और देखिए कि अगर उस दरोगा ने ये आप ही की डिबेट के माध्यम, आप ही की उसमें हमने जो देखी मीडिया के माध्यम से, तो उसमें ये पता चला कि साहब वो कह रहा है दरोगा की साहब हम अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो उसमें उसने क्या गलत किया? ना इनके पास नैतिकता है, ना कोई नियत है, और कहीं ना कहीं सत्ता का पूर्ण रूप से सत्ता के पूरे अपने पूरी व्यवस्था स्थापित करके सत्ता के दबाव में कहीं ना कहीं दरोगा को अपने अधीन बनाने का जो साहस इन्होंने किया है वो बहुत गलत है। और ये कहीं ना कहीं जनता में बहुत गंदा संदेश जाता है। आपको तो पुलिस को बिल्कुल स्वतंत्र होकर निष्पक्ष होकर कार्य करने देना चाहिए। आप पिछली जितनी भी घटनाएं उठा के देख लीजिए, चाहे हाथरस कांड की हो, आप समझिए कि वहां पुलिस के माध्यम, पुलिस को आपने अपना रक्षक बनाया, मीडिया को घुसने का प्रयास किया, उसे आपने साफ रोका। और सीओ कैडर के अधिकारी इन्हीं की सरकार में साहब मारे जाते हैं, और इन्हीं के सेंट्रल के राज्य मंत्री उन हत्यारों को, आरोपियों को साहब माला पहना के उनका स्वागत करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के मुंह पे करारा तमाचा है और जनता देख रही है। अब इन्हें कार्यकर्ताओं के साथ चिंता हो रही है, चिंता नहीं हो रही है इन्हें साहब बाइस की चिंता है कि आने वाले समय में जो जनता आज परेशान बैठी है वो इन्हें करारा जवाब देने के लिए 2022 में बेचैन है। अनुपमा शर्मा जी, इत्तेफाक रखती हूँ वरुण त्रिपाठी और रविशंकर जी से पूरा ये जो भी ये घटनाक्रम घटित हुआ है, दरोगा की बेइज्जती करना या दरोगा का मामला नेताओं के द्वारा और प्रभारी मंत्री के द्वारा अपने स्तर पर सुलझाना, ये स्पष्ट रूप से 4.5 साल की भाजपा सरकार की प्रदेश में बुरी तरह से हुई नाकामी, जिसका परिणाम अभी पंचायत चुनाव में इनको जो भी जनता ने दिया है वो भी है कारण। स्पष्ट रूप से वो दिखता है कि 4-4.5 साल में भाजपा सरकार प्रदेश में किसी भी प्रकार का शासन करने में बुरी तरह से नाकाम सिद्ध हुई है। और ये अपनी नीतियों के कारण, एक तरफ से सरकार स्वयं आदेश देती है अपने पुलिस वालों को कि राजस्व की वसूली के लिए आपको मास्क और वाहन चेकिंग करनी है। फिर इनके कार्यकर्ता जो है वो ऊपर प्रभारी मंत्री से फोन करके अपनी
जुगत लगवाते हैं। और अगर एसपी या आजकल ऑनलाइन चालान काटे जा रहे हैं, तो अगर पुलिस वाले ने ऑनलाइन चालान काट दिया है तो वो फिर वो वापस नहीं कर पाएगा। इस स्थिति को ये नहीं समझ रहे हैं। और रही कार्यकर्ता की बात, तो कार्यकर्ताओं की भी 4.5 साल में, पिछले 4-4.5 साल में कार्यकर्ता तो दूर, इन्होंने तो विधायकों की, सांसदों की, सभी की बुरी तरह से अनदेखी की है ना। आप देखिए स्पष्ट कोरोना काल में कितने इनके विधायक कोरोना से मरे, ऑक्सीजन की कमी से मरे, गुहार लगाते रहे, इन्होंने कहीं कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। और अब आप दरोगा जी को बुला के उनकी क्लास लगा रहे हैं। वो दरोगा बेचारा जो अपनी, ठीक है, नौकरी बचा रहा है, नौकरी बचाने के लिए किसी भी अन्य कारण से, हो सकता है साहब सर पे खड़े हो या उसने नहीं उस समय तुम्हारी वो सुन पाई, तो अब आप क्या चाह रहे हो? मतलब आपके सरकार जो है, उच्च अधिकारी जो है सरकार में बैठे हुए, उच्च आपके नेता, वो आदेश कर रहे हैं कि नहीं जी, पुलिस को इस प्रोटोकॉल के दौरान काम के तहत काम करना है, और नेताजी जो है वो अपनी जुगत बढ़ा रहे हैं। और रही कार्यकर्ता को, तो कार्यकर्ता को तो अब ये सेटिस्फाइड करेंगे कि इस समय भाजपा की वास्तव में स्थिति बहुत बुरी है। और मैं आज फिर अनिल भाई, आपके इस चैनल पे, मैं जान रही हूँ आपके चैनल का इतना ज्यादा इस समय नाम हो रहा है और बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं, तो मैं इस चैनल के तहत द्वारा, इस चैनल के माध्यम से आम जनता से ये गुहार लगाना चाहती हूँ कि अगर अपना जीवन बचाना चाहते हो, अगर कुछ अच्छा चाहते हो अपने जीवन में, अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक कांग्रेस नेतृत्व के नाते देश की एक अच्छी, सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और अपना एक स्वतंत्र सोच रखने वाले होने के नाते भाजपा से देश को बचाइए। आपके बच्चों की तरक्की सुनिश्चित होगी, सबकी, और उनका भविष्य जो है वो उज्जवल अनिल मिश्रा जी बोलिए। शेखर जी, बहुत ही गंभीर विषय है और हम बाध्य हो जाते हैं कि हम शुरुआत करें तो हम बधाई दे दें आपको। आज ये एक ऐसा विषय सामने आया है कि जिसके ऊपर प्रत्येक दल के व्यक्ति को और कार्यकर्ता को आत्मावलोकन भी करना चाहिए, पुनर्विचार भी करना चाहिए, और इसलिए करना चाहिए कि हम किस स्थिति में जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। बहुत से सवालों के जवाब होंगे और सबसे बड़ा कवच ये होगा भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों के पास कि वो कहेंगे कि कार्यकर्ता की बात थी, इसलिए जो है वो अपने कुछ हमने ऐसा किया। मैं एक बात पूछूंगा, एक मेरा सवाल है सबसे पहले कि कार्यकर्ता के संग जाति अगर होती है, उस वक्त के ऊपर उस आवाज को हर स्तर पे उठाना प्रत्येक दल के किसी भी कार्यकर्ता और नेता का कर्तव्य होता है। लेकिन किसी की सिफारिश न मानी जाए और उसकी सिफारिश मनवाने के लिए बाध्य करने का तरीका हो। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पे समझ चुकी है, पूरे का पूरा माहौल जो चल रहा है उसको भी वो समझ चुके हैं कि आम जनता में कितना, कहाँ पे असंतोष है यार, क्या कितना रोष है। इसके साथ में कार्यकर्ताओं का भी पिछले वक्त का 4.5 साल का असंतोष है, दूर करना है, उसको भी समझ चुके हैं। लेकिन क्या आवश्यकता थी? कार्यकर्ता की बात भी अगर उठानी थी तो क्या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी फर्रुखाबाद की और सहकारिता मंत्री जहां पे उपस्थित हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं हमारे, और जिस वक्त मीटिंग में आए हैं तो उस वक्त के ऊपर उनका अपना जो भी स्वरूप जैसा हुआ है लोगों ने देखा है, कोई उनकी समझदारी में मुझे संदेह नहीं। क्या उस वक्त के ऊपर दरोगा को तलब करने की ये ताकत किसने दी? दरोगा ने जिस वक्त पे वर्दी पहनी थी तो उसने शपथ जो है न तो कांग्रेस की खाई थी, न भारतीय जनता पार्टी की खाई थी, न बसपा की खाई थी, संविधान की शपथ ली थी खाकी वर्दी ने। हम क्या संविधान के संग खिलवाड़ करने की बात कर रहे हैं? बड़े सुदूरगामी जो है अपने सवाल ऐसे एक्स प्रश्न आज पैदा हो रहे हैं जिसपे गंभीरता के साथ में प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति को, चाहे वो किसी दल का कार्यकर्ता हो, उसको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और किस तरीके का वो कि भाजपा की ताकत नहीं जानते भाई मेरे। एक तरफ क्या लोकतंत्र की ताकत का हम खुला उपहार दिला देंगे, प्रजातंत्र को हम बिल्कुल नीलाम कर देंगे, संविधान को हम बिल्कुल चौराहे पे लाके खड़ा कर देंगे, और उसके बाद में हम ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मुंह से जो भी शब्द निकल जाए ब्रह्म वाक्य जनार्दनम माना जाए और उसको पालन करने की मजबूरी हो, बिना उसकी तह में जाए हुए, बिना कोई जांच कराए हुए। ये एक प्रश्न पैदा हो रहा है। दूसरी बात एक और जो है कि हार के बाद
स्थित प्रज्ञ लोग वो होते हैं कि जो हार के बाद में कहीं पे अपने डिप्रेस नहीं होते हैं, डिप्रेशन का शिकार नहीं होते और जीत के बाद में इतराते नहीं। ये भी आने वाले भविष्य में जो है इस बात के ऊपर तय होगा। और क्या रहा है, देखिए, क्या संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर किसी की ताकत हो सकती है? चाहे वो कर्मचारी हो, पुलिस का अधिकारी हो, अथवा जो है किसी जो है राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो। दोनों प्रशासनिक अधिकारी और कार्यकर्ता ये दोनों मिल करके जिले का विकास करते हैं। वीणा के तार को मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि इतना नहीं खींचा जाता कि वो टूट जाए और इतना ढीला नहीं छोड़ा जाता कि उससे आवाज ना निकले। और आवाज जो है ये अपने जो है एक ऐसा होता है जिसमें कि आवाज मानी जाती। लेकिन आज किसी को तलब करके, कार्यकर्ता की बैठक में तलबी का फरमान जारी करके, बिल्कुल हिटलर शाही जैसा फरमान जारी करके, क्या आप उम्मीद करते हो कि प्रशासनिक व्यवस्था में कार्य करने वाला कर्मचारी निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाएगा? और हम ये कह रहे हैं कि ये पुलिस विभाग के दरोगा या कर्मचारी क्या पुलिस अधीक्षक के हुक्म को मानने को बाध्य होंगे भविष्य में, अथवा किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को मानने के हुक्म को मानने को बाध्य होंगे? क्या आप ये मान करके चल रहे हो कि आने वाले वक्त में हम जो है 100 साल तक सत्ता में ही रहेंगे? सत्ता से हटने के बाद भी प्रजातंत्र सुरक्षित रहेगा तो कैसे रहेगा? क्या आपने इसका जो है अपने अंदाजा लगाया, या फौरी तौर पे खाली जो है कार्यकर्ता की बात नहीं थी? अगर किसी का चालान, एक सेकंड मैं आखिरी बात कह दूं कि अगर किसी ने, दरोगा ने गलत किया था तो संवैधानिक व्यवस्था लोकतंत्र में ये थी कि उसके बाद में जो वो कह रहा है कि पुलिस अधीक्षक जी के हुक्म से हम चालान काट रहे हैं, चालान गलत कटा होता, पुलिस अधीक्षक जी से बात करनी होती। और मैं फिर एक बात कहूंगा, प्रशासनिक अधिकारियों से मैं एक अनुरोध करूंगा कि जहां स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हों, बागपत से लेकर के एटा तक और दीगर जगहों के ऊपर जहां पे जो है लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा हो, अधिकारी कर्मचारियों को, हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक जी की छवि आने के बाद में बड़ा एक निष्पक्ष और तेज तर्रार अधिकारी की रही, तो इसको विषय को उनको भी गहराई से देखना चाहिए कि उनका हुक्म चलेगा या आने वाले वक्त में किसी दल के कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ, उसका हुक्म चलेगा। ये विचारणी प्रश्न फरुखाबाद के माननीय पुलिस अधीक्षक तक अगर आपकी डिबेट के माध्यम से पहुंचे, क्योंकि उनके बारे में अभी लोगों की राय अच्छी है, तेज तर्रार आदमी है और सही काम करने के आदमी है, और नौजवान होते हैं सही काम करने के आदमी, धीमे धीमे बुजुर्गी में फिर अपने रास्ते चले जाते हैं, अलग बात होती है। ये सवाल बहुत से हैं और इतने सवाल हैं कि जिनको अगर हम चर्चा करेंगे शेखर जी तो शायद सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अब मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जवाब क्या है, उसके बाद फिर मैं सवाल वाली जी शेखर जी, बहुत ही अच्छा मार्मिक विषय आज ये सामने आया है। वास्तव में हमारे शासन प्रशासनिक जो व्यक्तित्व है, जो प्रशासन के लोग हैं, हमारी सरकार जो भी ऊपर से निर्देशन करती है तो प्रमुख रूप से इन लोगों की मानसिकता ऐसी बनी हुई है, पिछले दलों के साथ इस तरीके से उनका ऐसी मित्रता बढ़ी कि आज भी उस मित्रता को निभाने के लिए इन केन प्रकारेण वो अंदरूनी भाव से उनकी मदद करने में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ही सबसे पहले वो नियम लागू किया जाता है, ये प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, कि आपके मुख्यमंत्री ने ही ये आदेश किया है, इसलिए साहब ये तो चालान कटेगा ही। इस तरीके की भावना के साथ प्रशासनिक अधिकारी जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये बातें जब गुबार कार्यकर्ताओं में टूटा, इकट्ठा होता गया, आज एक बहुत भारी भरकम व्यक्तित्व के सामने कहने का कार्यकर्ताओं को मौका मिला, तो उन्होंने वो अपनी बात को रख दिया। खुले में बैठक होने के कारण ये मामला बिल्कुल सामने मैदान में था, तो सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, विधायक जी और सांसद जी सभी बैठे थे, तो उन्होंने तुरंत कहा कि कौन दरोगा जी हैं, उनको जरा बुलाइए, उनको भाई बता दें कि भाई ठीक सही व्यवहार किया करिए, सद्व्यवहार के साथ
कार्यकर्ताओं को साथ भी ऐसी मानसिकता से काम करिए जिससे उनका भी सम्मान बना रहे। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इस तरीके से हमारे विरोधी दल के लोग जो बात बता रहे हैं, उनकी सरकारों में भी न जाने कितने अधिकारियों को अपमानित किया गया है। आज वो सत्ता में नहीं है तो आज इस तरीके की बात कर रहे हैं। बहुत ही शालीन तरीके से उस दरोगा जी को समझाया गया, मेरे सामने क्या बात है, और मैं कह रहा हूँ बहुत ही शालीनता से उनको समझा के और ये कह दिया गया कि भाई कार्यकर्ताओं के साथ जरा उनकी बात भी सुनिए और कायदे से काम करिए। ऐसी बात रखी गई। और अब हमारे जो विरोधी पक्ष के जो हमारे साथी हैं वो इस बात को तूल दे रहे हैं कि दरोगा जी की डांट लगा दी गई, फटकार लगा दी गई। मैं ऐसा समझता हूं कि उन्हें ये जरूर कहा गया कि भाई कार्यकर्ताओं की बात आप सद्विचार से सुनिए और उनको भी बड़ी उनके साथ भी एक सहिष्णुता का भाव रखते हुए बात करिए। हर कार्यकर्ता हर व्यक्ति के साथ। जी आवाज आ रही है भाई साहब? देखिए भाई साहब, जो आज आपके द्वारा जो विषय उठाया गया है वो वाकई में ठीक विषय है और पत्रकारों के माध्यम से इस टाइप के विषय उठने भी चाहिए। और रही बात अभी जो है, हमारे एक समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि पुनर्विचार करने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को पुनर्विचार करने की सुन लीजिए आप पहले राउंड सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए पहले दल को अर्थ का पहले राउंड में पहले राउंड में सुन लीजिए। पहले राउंड में पार्टी नहीं कहा। अरे भैया पहले राउंड में सुन लीजिए। अरे भाई पहले राउंड में सुन लीजिए मिश्रा जी, आप पहले राउंड में ही बोलने लगते हो। ठीक है। दूसरा जो मिश्रा जी के माध्यम से एक विषय उठाया गया कि साहब भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो महोदय मैं इनको अवगत कराना चाहूंगा कि पिछली सरकार में आपने क्या संविधान को माना और कितने संविधान के अनुरूप काम किए। दुर्गा शक्ति नागपाल रही हो चाहे अमिताभ ठाकुर रहे हो, उनके साथ क्या बर्ताव हुए ये पूरे प्रदेश की जनता से और हम आपसे किसी से छिपे नहीं हैं। आज समाजवादी पार्टी 100 चूहे खाकर और बिल्ली हज को चली है। और दूसरे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि चुनाव में पुलिस को साधने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो महोदय मैं इनको फिर दोबारा बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक व्यवस्था का कतई चुनाव में सहयोग नहीं लेती है, और अगर लेती होती तो अभी पंचायत चुनाव जो हुए हैं हमारी 4 सीटें नहीं निकलती। हम 100 के अंतराल से कई सीटें हारे हैं, जो 100 के अंतराल से हारे हैं। अगर हम सत्ता और मशीनरी का जरा सा भी प्रयोग करते तो महोदय जो बहुमत का आंकड़ा है उससे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पास का जो है मेंबर होते। तो दूसरे 2022 की एक बात आई थी कि साहब 2022 का चुनाव आ रहा है, कार्यकर्ताओं को भी साधना है और पुलिस को भी साधना है। भारतीय जनता पार्टी पुलिस को ना साधती है और ना प्रशासनिक व्यवस्था को साधती है। चुनाव हम लड़ेंगे अपने विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे, चुनाव हम लड़ेंगे अपने कार्यकर्ता के दम पे लड़ेंगे। और रही बात जो लोग कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 4.5 साल तक सम्मान नहीं रहा कार्यकर्ताओं का, महोदय एक भी कार्यकर्ता ऐसा बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी से खिन्न होकर इस्तीफा देकर गया हो, एक कार्यकर्ता गिना दीजिए। ठीक है। दूसरे जो अभी नैतिकता की जो बात आई थी कि साहब नैतिकता की बात होनी चाहिए, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। हमारे नेताओं के द्वारा ऐसा कोई विषय वहां नहीं आया है जिससे उन दरोगा जी के सम्मान में कोई कमी आई हो। ना तो हमारे नेताओं ने उनको गाली दी,
एक स्वाभाविक रूप है कि अगर किसी की शिकायत है तो उसको स्वाभाविक समझा सकते, बातचीत से मामला बन जाता है। और रही बात समाजवादी पार्टी की सरकार आम आदमी नहीं है, ये हमसे आपसे किसी से छुपा नहीं है। और इनके वीडियो वायरल हुआ करते थे कि साहब फलाने थाने के अंदर क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 4.5 साल तक पुलिस को जो है निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करती रही है। और इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी ठीक आज से 1.5 वर्ष पहले एक किसी के ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था महोदय, उसमें हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष के भाई के ऊपर FIR हुई थी। और ये मालूम था कि इनके ट्रैक्टर से एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी FIR किस पे हुई? निवर्तमान जिला अध्यक्ष जी के भाई के ट्रैक्टर के ऊपर। और कैसे निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बता दे कि इनने अपने कार्यकाल में इनका क्या इतिहास रहा। ये किसी से छिपा नहीं है कि हमारे क्या कार्यकाल रहे, हमने क्या दूसरों के साथ किया, क्या प्रशासन के साथ किया। जब शासन में आए तो प्रशासन को तो भूल ही गए साहब क्या होता है प्रशासन। जहां इच्छा हुई दरोगा को गाली दी, जहां इच्छा हुई SDM को गाली दी, जहां इच्छा हुई SP को गाली दी। ऐसा इनका इतिहास रहा। आज और जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे। महोदय मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को आत्मचिंतन की आवश्यकता है और आप आत्मचिंतन करिए। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए, किसे बोलना? जी ठीक है, रविशंकर आप शुरू कीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। देखिए साहब, ये बात हमारे डिबेट में शामिल बीजेपी के जो यहाँ पर सदस्य मौजूद हैं, उन्होंने अपने आप इस बात को एडमिट किया कि मीटिंग में उस दरोगा को बुला के उसको समझा दिया गया। बिल्कुल क्या मतलब है इसका क्या मतलब है? किसी बुलाया ही क्यों गया? अपने वहां बुला रहे, मंत्री बैठा हुआ है, मंत्री के सामने आप उस दरोगा को फटकार रहे हैं और उसको ये बतला रहे हैं कि ये हमारा कार्यकर्ता है, इसका ध्यान रखिए आप। इसके क्या मतलब है सीधे सीधे? दूसरी बात ये है कि जो एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद बीच में बोलिए। आपने ये कहा कि साहब कार्यकर्ताओं का सम्मान बराबर होता चला आ रहा है 4.5 साल से, ऐसी कोई बात नहीं कि अब नहीं हो रहा था, अब होने की तैयारी की जा रही है। वो तो अभी लॉकडाउन में आपके ही पार्टी के विधायक, आप ही के पार्टी के केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने खुलेआम सार्वजनिक रूप से ये बात एडमिट करी है कि हमारी उत्तर प्रदेश में कोई सुनवाई नहीं होती है। इससे ज्यादा और गिरी हुई बात क्या हो सकती है कि जिस केंद्र का मंत्री ये कहे कि मेरी कोई प्रदेश में सुनवाई नहीं होती है। कोई विधायक ये बात कहे कि हम विधायक होते हुए मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। विधायक की परिवार का सदस्य कोरोना में एक बरामदे में लिटाया जाता है और उसको कोई देखने वाला नहीं है। यही आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं का। सुन लीजिए, ये पक्षपात नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है, पक्षपात की बात नहीं करते हैं। सुन लीजिए, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का सामान्य व्यक्ति हो, सबके साथ एक सा व्यवहार हुआ है। और आपका क्या इतिहास रहा? आपके पक्षपात की बात होती थी, अभिषेक सुन लो, अभिषेक जी आप सुन लीजिए, आप दोनों लोगों की, पालीवाल साहब की, अभी 1 मिनट मुझे बोलने दो वरुण, पालीवाल साहब की और अभिषेक की, दोनों की बातों से कुछ सवाल जागृत हुए हैं कि दरोगा को वहां बुलाया गया, शालीनता से समझाया गया कि हमारा कार्यकर्ता है। क्यों आप सत्ता पार्टी के हैं तो आपका कार्यकर्ता महान हो गया, बाकी दलों के कार्यकर्ता बेकार हो गए? मतलब बाकी अभी अनुपमा जी, अभी आपसे कोई सवाल करे कि कांग्रेस क्या है, अगर आपसे कोई सवाल करे कांग्रेस क्या है तो आप उसको क्या जवाब देंगे? विषय पे रहिए। और बाकी इंसानियत इसका, और इन्होंने कहा है, पालीवाल जी ने बोला है कि उससे सरेआम बरामदे में हमें मजबूरीवश डांटना पड़ा। मतलब सरेआम मजबूरीवश उसे बरामदे में बुलाना पड़ा, नहीं तो क्या अंदर कमरे में बुला उसकी क्लास लगाते। और गया है, बताया गया है। अरे ये अपना इतिहास बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने शासन चलाया, कैसे अधिकारियों को डांटते थे। हम लोग डांटते नहीं, हम लोग समझाते हैं। बड़ी नहीं है अगर अभी
गलती की है या इन्होंने समझाया जो रोने चलाया है साहब। और रही बात ये जो पुराना इतिहास बताते हैं, तो रानू सिंह का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, किस भाषा शैली को उन्होंने इस्तेमाल किया। आपके विधायक सांसद हो रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप समझिए, आपका भोला सिंह सांसद लखनऊ पश्चिम का साहब रोता, कहता साहब हमें ऑक्सीजन की कमी है। आपके नवाबगंज के विधायक आप साहब, उनका लड़का रोता है, मर जाते हैं वो 15 दिन के अंदर। आपकी भाजपा सरकार सुनने वाली है? आप जनता की हितों की बात करते हैं, जुमलों किए हैं सरकार, फिर झूठ, ना कोई इनकी नीति है, ना कोई सिद्धांत है। कानून और संविधान का तो इन्होंने साहब मखौल उड़ा रखा है, और ये शर्मिंदगी इन्हें नहीं आती बिल्कुल। और ये डिबेटों में बैठ के साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आवाज नहीं आ रही अभिषेक, आवाज नहीं आ रही। ये विशुद्ध हमेशा से गुंडों की पार्टी रही है, और इनका विश्वास है कि इनके इन प्रकार हैं, दूसरे पे दबाव बनाकर अपना काम करो। और खाकी को बुलाने का अधिकार किसी नेता को पेशी करवाने का अधिकार नहीं है। मंत्री जी प्रभारी थे, सरकार के मंत्री थे, एसपी साहब से डांट लगवाते उसकी, या जो करते अगर उसकी गलती थी, उसकी कमी थी, तो आप एसपी प्रदर्शन कीजिए। आप उसे अपनी पर्सनल मीटिंग में बुला के उसको डांट नहीं लगा पाएंगे। अभिषेक आवाज नहीं आ रही। नाव के इन्हीं के विधायक कुलदीप सेंगर, जिनके ऊपर रेप का मुकदमा था साहब, पुलिस बेबस खड़ी रही पूरी उत्तर प्रदेश शासन की साहब, तमाशा देखती रही पुलिस, पूरी सरकार साहब तमाशा देख रही थी। कितने दिन के बाद साहब गिरफ्तारी हुई? लोकतंत्र की बात करते हैं। रुक जाइए, अब थोड़ा संविधान में चलिए, आप मुझे ये बता दीजिए, चाहे वो सुन लीजिए, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, सुन लीजिए, अब 1 मिनट सुन लीजिए, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, इनको अरेस्ट करने का पावर पुलिस को नहीं होता है। अगर कोई विधायक है तो विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति लेने के बाद अरेस्ट किया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति लेने के बाद। और अगर कोई सांसद है तो वो लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेने के बाद अरेस्ट किया जाता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कार्यकर्ता 3 दिन के अंदर अरेस्ट किए गए ना। मंत्री जी ने तो कार्यकर्ता के कहे पे क्लास लगाई है ना, तो सामान्य समझा दिया तो क्लास लगाई है, क्लास मत कीजिए। एक मिनट, थाने के अंदर साहब पीड़िता के चाचा का जाता है। बोलिए जल्दी, टाइम खत्म हो रहा। हाँ शेखर जी, 2-3 सवाल हैं। मैंने ये कहा था अभिषेक की अर्थ का अनर्थ नहीं, वो बात नहीं। मैंने कहा था कि सब दल के लोगों को आप सुनो। अब मैं इसमें कहूंगा 2-3 सवाल हैं, इनको सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। नंबर 1, तो विरोधी तूल नहीं दे रहे हैं। इस घटना की तरफ पूरे जिले का ध्यान आकर्षित हुआ, उसके बाद प्रेस ने ये बात उठाई है। आज डिबेट में ये बात उठाई गई है जिसके के ऊपर हम अपने विचार रख रहे हैं। दूसरी बात, हर दफे ये बात सामने आ जाती है मेरे दोस्त कि साहब समाजवादियों ने ये किया, समाजवादियों ने ये जाति की, समाजवादियों ने ये जुल्म उठाए। चलो ठीक है, आपके इस तथाकथित बयान को अगर हम मान भी लें, तो अगर हमने किया तो हम विपक्ष में बैठे हैं। आपकी बात, आपको मुबारक हो कि आप भी अगर यही कर रहे हो तो आप भी विपक्ष में बैठो, हम स्वागत करते हैं इस बात का। हमने तीसरी बात ये, नहीं किया। अरे भाई मेरे, तीसरी बात सुन लीजिए। तीसरी बात ये कि दरोगा ने कितनी जल्दी 8 घंटे में, कुछ घंटों में भारतीय जनता पार्टी के सुर बदल गए। और इसके लिए मैं अब वास्तव में शेखर जी आपको भी और प्रेस को और उसके साथ में विपक्ष को भी बधाई दूंगा कि इनके सबके सहयोग से ये बात उठने के बाद में कैसे सुर बदले हैं। दरोगा को भी थोड़ा सा आत्मिक शांति प्राप्त हुई होगी कि 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। उसको लगा होगा कि हम लोगों ने आवाज उठाई, कम से कम उसके सम्मान की एक रक्षा हो। और सुन लीजिए, अपने की बात नहीं है, कार्यकर्ता की बात नहीं थी, किसी नेता के सिफारिश को न मानने की बात थी, छोटी सी मोटरसाइकिल की संदर्भ। अब आ जाइए, दूसरी बात ये कि इस वक्त के ऊपर मैं अब साफ तौर पे एक बात कह रहा हूं और प्रशासनिक अधिकारियों से इस उम्मीद के साथ कि जो विश्वास है यहाँ के विपक्ष का, उसको वो कायम रखेंगे और यहाँ पे पुनरावृत्ति दूसरी तरह से नहीं होगी। ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि जिला पंचायत के आने वाले चुनाव में पुलिस की प्रशासनिक वर्दी को और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सबको इस तरीके से भयभीत करके अपने चंगुल में रखो कि जो चाहे करवाओ। बागपत में क्या हुआ है, एटा में क्या हुआ है, हम एफआईआर लिखाने का इंतजार करते हैं कि जिला पंचायत का चुनाव आए, जहां हमको 2 सीट मिली हैं।
पूरे के पूरे जो है अपने जिला पंचायत के सदस्यों के बीच में हम वहां पे ये करना चाहते हैं कि FIR लिखाएं और उसके बाद में फिर आपको गिरफ्तार करें, और नहीं तो आप कहीं पे अपना जो है कार्य करने को ना हो। हमें ये आहट नजर आ रही है और हम पुनः आपकी डिबेट के माध्यम से, क्योंकि आपका जो है वो अपने पत्रकार जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं, मैं फिर अधिकारियों से एक मांग कर रहा हूं कि इस तरीके की इसमें सब में ना आए। कोई भी जो है वो अपने सत्ता हमेशा नहीं रहती है, लेकिन जो व्यवस्था है प्रशासनिक वो हमेशा रहेगी, लोकतंत्र हमेशा रहेगा, प्रजातंत्र हमेशा रहेगा। आपसे उम्मीद है, विश्वास है, आप निष्पक्ष रूप से चुनाव होने दीजिए, यही संदेश हमारा है आज। जल्दी अफसर बोलिए। हाँ अफसर जी। देखिए भाई साहब, जो विपक्ष के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि देखो ना तो, अरे सुन लीजिए मैडम, हाँ सुन ही रही हूँ, उसका आयत नहीं किया, झुंझलाओ मत, उस दरोगा का आयत नहीं झुंझलाओ मत, कायदे से बात करो। उस दरोगा का आयत नहीं किया, और इसकी जगह पे अगर और कोई पार्टी सत्ता में होती तो महोदय उस दरोगा के साथ क्या बर्ताव होता ये हमसे आपसे छिपा नहीं है। एक तो वो लाइन में होता, दूसरा उसके साथ कोई हमारी पार्टी ने कोई जाति नहीं कि किसी को बुला के बातचीत, सामान्य बातचीत से अगर कोई चीज हल निकलता है तो वो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता है। और सामान्य बातचीत हुई है, उसको समझाया गया कि भैया उसने एक शब्द कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी क्या होती है भाजपा, तो उसको ये बताया गया कि हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ भाजपा क्या होती है यही तो बताया गया है। इसे शालीनता से कैसे बताया जा सकता है, इसे शालीनता से कैसे बताया जा सकता है, ये शालीनता से नहीं समझाया जा सकता है। चाहे जो भी करे, शालीनता से बात करने का तो आपका तरीका ही नहीं है ना। अनुपमा जी एक सवाल छोटा सा, मैडम सुन लीजिए, इस शब्द में प्रदर्शित कर दिया भारतीय जनता पार्टी की निगाह में महिलाओं का कितना सम्मान है। मैडम बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस के लिए आज की बहस में भाग लेने के लिए रवि जी का, अनिल मिश्रा जी का, अनुपमा जी का, पालीवाल जी का, अभिषेक का, वरुण त्रिपाठी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।